अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेज़ जानेंगे कि भाई फ्रेज़ किसे कहते हैं। तो फ्रेज़ दरअसल कहते हैं अल्फाजों के मजमूए को। अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ कि जिसकी अपनी एक मीनिंग तो होती है मगर फिर भी वो बेमानी होता है। अब हो सकता है आप सोचो कि सर ये किस किस्म का अल्फाजों का एक मजमूआ हुआ कि जिसकी मीनिंग भी होती है फिर भी वो बेमानी होता है। तो देखो भाई फ्रेज़ एक ऐसा अल्फाजों का मजमूआ होता है कि उसकी एक अपनी एक मीनिंग होती है मगर वो मीनिंग वो तब तक अदा नहीं कर सकता जब तक उसको जुमले में लगाया ना जाए। जब उस फ्रेज़ को जुमले में लगाया जाता है तो तब वो अपनी मीनिंग अदा कर पाता है। अगर जुमले से उसको हटा दिया जाए तो वो अपनी मीनिंग अदा नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रेज़ है इन द मॉर्निंग, ठीक है? फ़र्ज़ करें आप बैठे हुए हो और मैं आके आपके सामने आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इन द मॉर्निंग और वहाँ से फिर निकल के चला जाता हूँ। इन द मॉर्निंग का मतलब होता है इन द मॉर्निंग की अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब है सुबह में, ठीक है? और मैंने आपसे कह दिया इन द मॉर्निंग और चला गया, तो क्या आप समझ पाओगे मैंने क्या कहना चाहा है? हरगिज़ नहीं, आप कभी भी नहीं समझ सकते क्योंकि ये एक फ्रेज़ है। अगरचे इसकी एक मीनिंग है कि सुबह में, मगर सुबह में क्या? सुबह में क्या हुआ है या क्या होना है या क्या होगा या क्या देखा था, क्या चीज़ है वगैरह। तो ये बहुत सारे सवालात खड़े करता है क्योंकि ये अपनी मीनिंग पूरी नहीं देता जब तक इसको एक जुमले में इस्तेमाल ना किया जाए। अगर यही इसी फ्रेज़ को मैं आपके सामने जुमले में इस्तेमाल करूँ कि ऐसा अली इन द मॉर्निंग कि मैंने अली को सुबह में देखा था और यहाँ से फिर मैं चला जाऊँ, तो क्या आप बात को समझ पाओगे कि नहीं? बिल्कुल समझ पाओगे क्योंकि अब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हमने जुमले के अंदर कर दिया है और अब ये बामानी हो गया है। तो फ्रेज़ अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ होता है कि जिसकी अपनी एक मीनिंग तो होती है मगर वो अपनी मीनिंग देने से तब तक कासिर रहता है जब तक उसको जुमले में इस्तेमाल न किया जाए। तो ये तो हो गया फ्रेज़, ठीक है? वर्ड्स मिलते हैं तो एक फ्रेज़ बनता है। अच्छा, आप समझने की कोशिश करें कि भाई सेंटेंस जो होता है ना हमारे पास बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से बनता है। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर फिर तीन चीज़ें आ जाती है बुनियादी तौर पर, एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है या कंप्लीमेंट। तो ऐसा होता है नॉर्मली एक जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और उसके अलावा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है या हमारे पास कंप्लीमेंट होता है या कभी कभार दोनों नहीं होते या कभी कभार दोनों हो सकते हैं। कुल मिला के अगर हम बड़े से बड़े जुमले की बात भी करें तो कुल चार चीज़ें आती है एक जुमले के अंदर। तो अगर चार चीज़ें जुमले के अंदर आती है उसके बावजूद जुमले इतने लंबे लंबे कैसे हो जाते हैं? तो ये दरअसल फ्रेजेस ही है जो जुमलों को लंबे करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है? अगरचे ये जुमला कंप्लीट है मगर फिर भी यहाँ पर अब गुंजाइश है कई सारे और सवालों की, बावजूद इसके कि जुमला कंप्लीट है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। यहाँ पर सवाल बन सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पर हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को किस मैच में हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कौन से ग्राउंड पर हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कब हराया। तो ये तमाम की तमाम जो बातें हैं अगर हम इनको जुमले के अंदर ऐड करें तो फ्रेजेस की शक्ल में हम इनको ऐड करते हैं और जुमला लंबा होता जाता है। यानी कि फ्रेजेस वो चीज़ें हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है जुमले को लंबा करने के लिए। और उसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि एक वर्ड जो होता है जुमला बनता है वर्ड से, ठीक है? एक वर्ड, इस मिसाल के तौर पर अगर एक नाउन है तो वो एक ही वर्ड होगा तो हम उसे नाउन कहेंगे, ठीक है? या हमारे पास इसी तरह एक एडजेक्टिव है तो एक ही वर्ड होगा तो एडजेक्टिव होगा। अगर वो वर्ड एक से बढ़ जाता है यानी कि दो हो जाते हैं या तीन हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर वो हमारे पास एडजेक्टिव नहीं रहता बल्कि हमारे पास एक फ्रेज बन जाता है। अगरचे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है मगर फिर वो खालिस जो है ना, खाली एडजेक्टिव नहीं बचता बल्कि वो एक फ्रेज बन जाता है। तो बाज़ औक़ात हम यूँ करते हैं कि एक वर्ड को मॉडिफ़ाई करने के लिए हम उसके साथ कई सारे और वर्ड्स जोड़ लेते हैं, तो फिर वो भी हमारे पास फ्रेज़ बन जाता है। उस वर्ड्स को यानी कि उस बुनियादी वर्ड्स के साथ बाकी वर्ड्स को अगर हम मिला लें, फिर वो एक वर्ड तो नहीं बनता ना, फिर वो फ्रेज़ बन जाता है हमारे पास। तो ये है हमारे पास फ्रेज़। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे कि फ्रेज़ हमारे पास दरअसल है क्या चीज़। अच्छा, फ्रेज़ के मुतालिक आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हो सकते, या तो सब्जेक्ट होगा फ्रेज के अंदर या वर्ब होगा, यानी कि दोनों चीजें फ्रेज के अंदर नहीं आ सकती। जिस तरह क्लॉज में आती है, क्लॉज के अंदर दोनों चीजें आ सकती है, फ्रेज भी, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, मगर फ्रेज के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है। और दूसरी जो फ्रेज के मुतालिक अहम बात है वो ये है कि एक फ्रेज हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। अगर नाउन फ्रेज है तो वो जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करेगा। तो नाउन जुमले में क्या करता है, या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली यही दो चीजें होती है ना, अमूमन की बात कर रहा हूँ, आमतौर की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक फ्रेज है
तो वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा, यानी कि उसके जो वर्ड्स होंगे ना, जो एक वर्ड हो गया, सॉरी एक वर्ड तो नहीं होता फ्रेज, 2 वर्ड्स हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 12-14 वर्ड्स के भी फ्रेजेस होते हैं। ये तो खैर फ्रेज का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो मैं फ्रेज की टाइप्स पर वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल से वो समझाऊंगा कि भाई कितने कितने बड़े बड़े फ्रेज हो सकते हैं, और इतने बड़े फ्रेज भी होते हैं कि फ्रेज के अंदर क्लॉज आ जाती है, मगर वो उसके इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसके अंदर आपको समझाऊंगा। अच्छा, तो हमारे पास ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जो वर्ड हमारे पास जो बुनियादी वर्ड होता है, इसको जो मॉडिफाई करने के लिए वर्ड्स आते हैं, तो इनको मिलाकर भी एक फ्रेज बनता है हमारे पास। ठीक है, तो अब एग्जांपल से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक जुमला है, ही लिव्स नियर द रिवर, वो दरिया के करीब रहता है। ठीक है, ये हमारे पास एक जुमला है। तो इस जुमले के अंदर ही हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लिव्स हमारे पास एक वर्ब है, और लिव्स चूंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो लिहाजा इसको एक कंप्लीमेंट दरकार है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इनको कंप्लीमेंट की जरूरत होती है अगर आप इनकी मीनिंग को मुकम्मल करना चाहो। तो इसके साथ एक कंप्लीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, नियर द रिवर। ये नियर द रिवर हमारे पास एक फ्रेज है। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रेज है वो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेज के टाइप समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा। मगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो बखूबी कि नियर द रिवर तीनों मिलकर एक ही वर्ड की तरह काम अदा कर रहे हैं, यानी कि इस वर्ब के कंप्लीमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कंप्लीमेंट एक चीज होती है ना, तो एक चीज के लिए 3 वर्ड्स आए हैं, 3 वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास एक फ्रेज कहलाया। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेज हो गया। इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, दैट ब्लैक केप इज माइन, वो काली जो केप है वो मेरी है। अगर देखा जाए तो भाई सब्जेक्ट तो हमारे पास अमूमन एक वर्ड होता है, जैसे कि ये हो सकता है कि केप इज माइन, केप मेरी है। ठीक है, मगर यहाँ पर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमने दैट ब्लैक भी साथ में लगा लिया कि भाई केप तो है, कौन सी केप, वो वाली जो काली टोपी है, वो काली टोपी मेरी है। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये दैट ब्लैक केप तीनों वर्ड्स मुश्तरका तौर पर जुमले के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होती है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप इनको कह दें, अफर्मेटिव जो जुमले होते हैं इनके अंदर अमूमन ही वर्ब से फौरन पहले का जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो एक वर्ड हो या 10 वर्ड्स हो, वर्ब से पहले का पूरा हिस्सा हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट होता है अमूमन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इज क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, यानी कि इससे पीछे जितने भी हिस्सा है ये तमाम का तमाम हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट तो नॉर्मली एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है, एक वर्ड का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर 3 वर्ड से बना है। तो जब भी एक चीज जो है ना वो एक वर्ड से ज्यादा चीजों पर, ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो जाए तो फिर वो फ्रेज बन जाती है। तो लिहाजा दैट ब्लैक केप हमारे पास फ्रेज बन गया है, ये जुमले में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगला जुमला हमारे पास, शी किल्ड हिम विद अ नाइफ, उसने उसको छुरी के साथ मार डाला। अब शी हमारे पास सब्जेक्ट है, किल्ड हमारे पास वर्ब है, शी किल्ड उसने मारा, किसे मारा, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, शी किल्ड हिम, उसने मारा, किसे मारा, हिम, उसे मारा। तो ये हमारे पास जुमला है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उसने कैसे मारा, कहाँ पर मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा, किस चीज़ से मारा। अब ये जितनी भी चीज़ें अगर आप इनके साथ तमाम की तमाम को ऐड कर दो तो तमाम की तमाम भी फ्रेजेस की शक्ल में ऐड होती रहेंगी। तो अब ये हमारे पास एक फ्रेज है, विद अ नाइफ, उसने उसको मार डाला, कैसे मारा, किस चीज़ से मारा, विद अ नाइफ, चूरी से मार डाला। तो ये विद अ नाइफ हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये मारने का अमल कैसे हुआ था, ये चूरी के साथ हुआ था, तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक फ्रेज है। इसी तरह अगला जुमला हमारे पास, आई सा हर इन द पार्क, मैंने उसे पार्क में देखा। ठीक है, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सा हमारे पास वर्ब हो गया। ठीक है, हर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। आई सा मैंने देखा, किसे देखा, उसे देखा, हर। ठीक है, हमारे पास पोजेसिव सॉरी ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन है। आई सा हर मैंने उसे देखा, कहाँ देखा, इन द पार्क। अब इन द पार्क ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये जुमला तो यही तक कंप्लीट है, ऐसा हर मैंने उसे देखा। अब कहाँ देखा, क्यों देखा, किस टाइम देखा, किस जगह पर देखा, ये तमाम की तमाम बातें किस शक्ल में आएंगी, फ्रेज की शक्ल में आएंगी। तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक फ्रेज होगी। अब कौन सा फ्रेज है वो फ्रेजेस के टाइप्स की वीडियो में, यानी कि इसके बाद की जो वीडियो है उसमें जानेंगे, मगर ये भी हमारे पास एक फ्रेज है, तीनों वर्ड्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी आपको एक आसान बात बताऊँ, प्रीपोजिशन और उसके साथ जो मुंसलिक वर्ड्स होते हैं ये हमेशा ही फ्रेज होता है, जान लो। ठीक है, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन आएगा और साथ में जो वर्ड्स आएंगे तो वो प्रीपोजिशन को मिलाकर उन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन को मिलाएंगे, वो हमेशा ही हमारे पास एक फ्रेज होगा। प्रीपोजिशन बमा उसके वर्ड्स, उसके बाद आए हुए वर्ड्स, वो हमेशा ही एक फ्रेज होगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमारे पास 2 वर्ड्स आए हैं तो ये तीनों मिलकर फ्रेज हो गई। ये प्रीपोजिशन, इसके साथ 2 वर्ड्स आए हैं तो ये भी हमारे पास फ्रेज हो गया। ठीक है, ये भी इसी तरह, ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन है नियर, इसके साथ 2 वर्ड्स आए हैं तो ये फ्रेज हो गया। इस तरह अगला जुमला हमारे पास, अली बॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, अली ने सोने की बनी अंगूठी खरीदी।
देखो अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, बाट हमारे पास वर्ब हो गया। अली बाट, अली ने खरीदा, क्या खरीदा? अरिंग, अली ने एक अंगूठी खरीदी। ठीक है, अब वो अंगूठी जो अली ने खरीदी वो कैसी थी? मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी थी। तो लिहाजा ये मेड ऑफ गोल्ड क्या कर रहे हैं? इस रिंग के मुतालिक हमें मजीद मालूमात दे रहा है और तीनों वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि मजीद रिंग को मॉडिफाई करें तो ये भी हमारे पास एक फ्रेज हो। ठीक है, इसी तरह अमूमन अक्सर फ्रेजेस ऐसी होती है कि इनको हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तमाम फ्रेज को नहीं किया जा सकता, वो इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो जो होगी वो बड़ी डिटेल से होगी। हो सकता है 30 मिनट की वीडियो बन जाए, मगर फ्रेज के मुतालिक वो अगर आप ये अगर सिर्फ ये उनके लिए है जो बेसिक से आशना नहीं है, ये वीडियो दरअसल उनके लिए है ताकि वो फ्रेज को जान सके। ये फ़कत एक इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आपको सिर्फ 10% बता रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तो है मगर पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी तरह दुरुस्त चीज़ें बताने लग जाऊँ तो जो बिगनर्स है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी जो एडवांस के लिए इसकी जो अगली वीडियो है, आप चैनल जो है ना मेरा विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद की जो वीडियो है फ्रेज की वो बड़ी मुफस्सिल वीडियो है, उसने आपने उसको मिस नहीं करनी, वो वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो मेड ऑफ गोल्ड को एक वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम गोल्डन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर गोल्डन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास जो है ना ये एक वर्ड है, इसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम गोल्डन लगाएंगे। इसको हम अगर गोल्डन से रिप्लेस कर दे तो कर सकते हैं। ठीक है, अली बॉट अ गोल्डन रिंग, अली ने सुनहरी या सोने की अंगूठी खरीदी। तो यानी कि मेड ऑफ गोल्ड को गोल्डन से रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके अलावा ये यहाँ पर रिंग को मॉडिफाई कर तीनों वर्ड्स मिलकर मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी, क्या है? सोने की बनी अंगूठी है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक फ्रेज होगी। इसी तरह शी विल बी चेकिंग द पेपर्स, वो पेपर्स चेक कर रही होगी। तो यहाँ पर ये देखो, आपको मैं पिछली, अगर आप मेरे साथ वीडियोस देख रहे हो तो वर्ब की वीडियो में आप जान चुके हो कि दो वर्ब्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अगर दो वर्ब्स या तीन वर्ब्स या चार वर्ब्स एक साथ आ गई तो वो मुश्तरका तौर पर काम कर रही होती है। और ये बड़ी वर्ब, ये दो फ्रेजेस नहीं है, इनकी पहचान बड़ी आसानी, वो अभी से आपको बता रहे, तो बाकी जो है ना बाद में कि इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो भी फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो जाए वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जो भी फ्रेज किसी प्रीपोजिशन से शुरू हो जाए वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। वर्ब फ्रेज का फंडा भी बड़ा ही आसान है। जब भी जुमले के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ब्स एक साथ इनका इस्तेमाल एक साथ किया जाएगा तो उन तमाम के तमाम वर्ब्स को हम एक साथ वर्ब फ्रेज कह देंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेल एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है, बी भी एक वर्ब है, चेकिंग भी एक वर्ब है। वेल बी चेकिंग, ये तीनों के तीनों वर्ब है, तो ये एक ही तरह काम कर रहा है, ये मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये भी हमारे पास फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज है। ठीक है, शी विल बी चेकिंग द पेपर्स, वो पेपर चेक कर रही होगी। इसी तरह आपको दूसरी बात बताऊं, वो थोड़ी सी एडवांस है, अगरचे दूसरी वीडियो मैंने चाहा था कि मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, मगर अभी से बता दूं कि एक वर्ड से ज्यादा अगर होंगे तो वो फ्रेजेस होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर पेपर्स के साथ द भी तो आया है ना, तो ये भी हमारे पास एक फ्रेज बन गया। ठीक है, द पेपर्स ये भी हमारे पास एक फ्रेज है। इसी तरह यहाँ पर अ रिंग ये भी हमारे पास एक फ्रेज है। अगरचे ये थोड़ी एडवांस बातें हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा इनमें डिटेल से नहीं जाऊँगा। अगर आप इनमें कंफ्यूज होते तो इसको फिल वक्त रहने दें, ये जो बाकी बातें आपको मैंने बताई इसको याद कर लें। और ये जो चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई ये इंशाल्लाह मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ही डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेज जान चुके होंगे, फ्रेज का तारुफ जान चुके होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ 10% फ्रेज ही बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।